ब्रैडली एक पूर्व पेशेवर हैवीवेट मुक्केबाज हैं जिसके विचार अति दक्षिणपंथी हैं। अपने देश का देशभक्त वो एक ऑटो मैकेनिक के रूप में काम करके अपना गुजारा करता है। एक दिन वो काम पर एक नए ग्राहक की खराब कार लाता है, लेकिन प्रवेश द्वार पर उसे उसका बॉस मिलता है जो ब्रैडली को अपने साथ ऑफिस चलने के लिए कहता है। ब्रैडली का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है, इसलिए वो बॉस से कहता है कि जो भी है यही साफ साफ कह दे। फिर ऑफिस में आओ, आप यही बता सकते। मैं ऑफिस में काम नहीं करता, मुझे कोई बुरी खबर सुनने के लिए वहाँ घुसने की जरूरत नहीं है। अभी व्यवसायों के लिए कठिन समय चल रहा है, अर्थव्यवस्था में मेरी दिलचस्पी नहीं है। क्या मुझे निकाला जा रहा है? मुझे खेद है। ये सुनकर ब्रैडली लॉकर रूम से अपना सामान लेता है और उदास होकर घर चला जाता है। घर पे वो अपनी पत्नी को बाहर कार में बैठे हुए और फोन पे किसी के साथ बहुत भावुक बातचीत करते हुए देखता है। पहले से ही कुछ गलत होने का संदेह होने पर ब्रैडली उसके पास जाता है। महिला घबरा गई है क्योंकि उसे इतनी जल्दी उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। वो उसकी गर्दन पर लव बाइट देखता है और मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू पाते हुए उसका फोन चेक करने के लिए उसका पर्स छीन लेता है। डरी हुई लॉरेन, वैसे ये उसकी पत्नी का नाम है, स्वीकार करती है कि उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैं किसी से मिल रही हूँ। ब्रैडली उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है और पत्नी की कार पर अपना गुस्सा निकालता है। सचमुच उसे अपने नंगे हाथों से तोड़ देता है। लानत है, असली ऑटो मैकेनिकर। घर में प्रवेश करने पर वे एक स्पष्ट और काफी तनावपूर्ण बातचीत शुरू करते हैं, जिसके दौरान हमें दो दिलचस्प बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये कि कुछ साल पहले इस जोड़े का गर्भपात हो गया था, जिससे वे दोनों टूट गए थे और उन्होंने अपनी भावनाओं को समेटना शुरू कर दिया और एक दूसरे से बातचीत कम कर दी। इसके अलावा उन दोनों को शराब पीने की गंभीर समस्या थी। लॉरेन स्वीकार करती है कि उसे यकीन था कि ब्रैडली उसे धोखा दे रहा है क्योंकि वो शाम को घर पर नहीं होता था। हालांकि वो दावा करता है कि वो उसके प्रति वफादार है और एक पार्ट टाइम नौकरी मिलने की बात कबूल करता है जिसे उसने उससे गुप्त रखा था। उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है और ब्रैडली सुझाव देता है कि वे नए सिरे से शुरुआत करें और फिर से बच्चा पैदा करने की कोशिश करें। लॉरेन को समझ नहीं आ रहा है कि वे कैसे जिएंगे। वो मुश्किल से काम कर रही है और ब्रैडली को तो पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे हफ्ते में 1-2 बार ही सब्स्टिट्यूट के लिए बुलाते हैं। तुम्हारी नौकरी अभी गई है। आदमी कहता है कि वो अपने पुराने दोस्त गिल को फोन करेगा। ये शब्द लॉरेन को रुला देते हैं। वो नहीं चाहती कि उसका पति ड्रग डीलर के रूप में काम करे, लेकिन ब्रैडली उसे आश्वासन देता है कि ये एक अस्थायी उपाय है और वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय होगा। करीब आने से पहले मुझे थोड़ा समय दो। 1.5 साल बाद ब्रैडली कुछ ड्रग अड्डों जैसे प्रोजेक्ट्स में सामान पहुंचाता है। अपनी ईमानदारी और पेशेवर दृष्टिकोण के कारण उस व्यक्ति ने पहले ही प्रभावशाली संबंध बना लिए हैं। जॉनी देबे, नमस्ते। तुम मुझे एक सैंपल दे सकते हो? अपने बॉस से बात करो। खैर, मुझे इसे सीधे कमारे दो। वादा करती हूँ कि मैं उन दोनों पर एक बड़ी मुस्कान ला सकती हूँ। नहीं धन्यवाद, मैं नहीं चाहता कि कोई उनके ब्रेसेस देखे। पैसे मिलने के बाद वो एक बिल्कुल नई फेरारी में बैठता है और ठिकाने की ओर चल देता है। इसी बंजर जमीन के बीच में कार खड़ी करने के बाद वो कार से नंबर प्लेट हटा देता है और उसे छलावरण जाल से ढक देता है। इसके बाद ब्रैडली अपने बॉस को बताता है कि सौदा सफल रहा। ब्रैडली के घर के बाहर 2 और फरारी खड़ी हैं और घर अब एक आलीशान हवेली जैसा दिखता है, जिसका मतलब है कि उसकी किस्मत चमक रही है। वो रसोई में जाता है और लॉरेन को खाना बनाते हुए देखता है। ब्रैडली चाकू चलाने के लिए उसमें झुंझलाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी चाकू छुओ, कृपया उसे नीचे रख दो। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सिर्फ पत्नी की देखभाल नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा टोकना लग रहा है। वो अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और उसे बेडरूम में ले जाता है, लेकिन एक फोन कॉल उन्हें रोक देता है। ब्रैडली का बॉस गिल उसे तुरंत बुला रहा है। जब वे मिलते हैं तो गिल कहता है कि वो कार्टेल के एक मैक्सिकन का इंतजार कर रहा है जो उनका नया सप्लायर होगा। ठीक 1 मिनट बाद कार्टेल का सदस्य 2 गुंडों के साथ कमरे में आता है। ये ब्रैडली है, ये मेरा सबसे अच्छा आदमी है। उसका नाम एलिएजर है और वो अपने गुंडों रोमन और पेड्रो से मिलवाता है। वो कहता है कि वे डिलीवरी के दौरान ब्रैडली के साथ रहेंगे। जाहिर है ब्रैडली को यह पसंद नहीं आता और वो कहता है कि वो रोमन को साथ नहीं ले जाएगा। मैं उसके साथ पिकअप नहीं करूंगा। और किस वजह से? वो नशेड़ी जरा है। रोमन 2 साल से साफ है, मैं अपने लोगों की जांच कर पाऊं। गिल ब्रैडली को मनाता है क्योंकि केवल ऐसा सिद्धांतवादी आदमी ही इन गुंडों से निपट सकता है। उसे सप्लायर की जरूरत है और वो कहता है कि ब्रैडली को खुद शराब की लत थी। शराब और नशा एक ही बात नहीं है। इस बकवास से खुद को धोखा मत दो। तुम मेरे भाई को देखो, अपने बाप को देखो। बच्चे के जन्म के बाद 3 महीने की छुट्टी का वादा कर वे सौदे के लिए मान जाते हैं। ब्रैडली कहता है कि वो टीम का इंचार्ज होगा और एलिएजर से कहता है कि वो अपने गुंडों को उसकी बात मानने का हुक्म दे। रोमन मेरी तरफ देखो, अगर मैं कहूँ पैकेज फेंक दो तो तुम क्या करोगे? फेंक दो। बॉस हाथ मिला के सौदा पक्का करते हैं और ब्रैडली उस रात अपने साथियों के साथ मिशन पे निकलता है। वो रोमन की बंदूक देखता है और उसे हाथ पीछे करने को कहता है। वो आदमी उसे मना कर देता है। भाड़ में जाओ यार, सच में। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम दोनों खुद तैर कर पिकअप कर लेना। पेड्रो रोमन को उनके समझौते की याद दिलाता। अंत में वो गंजा आदमी मैक्सिकन की तलाशी लेता है और उसकी बंदूक पानी में फेंक देता है। वे गिल की नाव पे चढ़ते हैं और तह जगह पे जाते हैं। बोया के पास पेड्रो गोता लगाता है और तल से माल निकाल लाता है। जब ब्रैडली वापस आता है तो उसे खतरा महसूस होता है, इसलिए वो बैग पानी में फेंक देता है। फेंक दो, हम इन्हें बाद में उठा लेंगे। हालांकि वे उसका हुक्म नहीं सह पाते और ब्रैडली को पीटकर अपनी कार की ओर चले जाते हैं, जहां पुलिस उन्हें घेर घेर किए गोलीबारी शुरू हो जाएगी।
ब्रैडली भागना चाहता है, लेकिन उसका सिद्धांतवादी स्वभाव उसे रोक देता है। वो पेड्रो को गोली मारकर पुलिस की मदद करता है। रोमन गोलियां चलाता है, लेकिन ब्रैडली पानी में कूदकर बच निकलता है। इसी बीच एक पुलिस वाला पेड्रो के सिर में गोली मार देता है। शुभ रात्रि। ब्रैडली दूसरी तरफ से आकर रोमन के कंधे पर वार करता है और उसे पीटकर बेहोश कर देता है। मुठभेड़ के बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। पूछताछ के दौरान जासूस कहता है कि वो ब्रैडली के साहस को देखकर हैरान है। उसने पुलिस बॉडी कैमरों के फुटेज देखे हैं। उसके कार्यों की वजह से एक भी पुलिस अधिकारी नहीं मारा गया है। हालांकि ये भी ब्रैडली को सजा से बचने में मदद नहीं करेगा, फिर भी जांच प्रक्रिया में मदद करना ब्रैडली के लिए चीजें आसान बना सकता है। जासूस ब्रैडली की देशभक्ति और उसकी बेटी के जल्द होने वाले जन्म का हवाला देता है, लेकिन वो अपने बॉस का नाम बताने से इनकार कर देता है। वो ये भी कहता है कि उसे कुरियर के काम के लिए ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल मिलेंगे और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तुम्हें क्रिस्टल कौन सा प्लेट होता है? वो ये आदमी, उस आदमी का कोई नाम तो होगा, मैं भूल गया। अगर मैं तुम्हें नामों की लिस्ट दिखाऊं तो क्या तुम्हें याद आएगा? मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। अगर किसी फिल्म में सबटाइटल्स हो तो मैं उसे देखता तक नहीं। लॉरेन ब्रैडली से मिलने आती है और वो उसे अदालत की सुनवाई में ना आने के लिए कहता है, ताकि वो बेवजह परेशान न हो, क्योंकि इससे उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो उसे जेल में मिलने आने और अपनी बेटी को वहां लाने से भी मना करता है। वो नहीं चाहता कि अपनी बेटी के साथ उसकी पहली मुलाकात जेल में हो। जब वो बाहर आएगा तो वो खुद उसे सब कुछ समझा देगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे। कभी नहीं, फिर कभी वैसी गलती मत करना, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मुझे पता है। जज ब्रैडली को 7 साल की जेल की सजा सुनाता है। ब्रैडली इस तरह के खुले अन्याय से साफ तौर पर सदमे में है। पुलिस की मदद करने का यही सिला मिला। हताश होकर वो अपने नए घर फ्रैंकलिन जेम्स जेल जाता है, जिसे स्थानीय रूप से द फ्रिज के नाम से जाना जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लंबी और थकाऊ लाइन में इंतजार करने के बाद वो अपना सामान जमा कर देता है। गार्ड ब्रैडली से अपनी अंगूठी उतारने की मांग करता है। वो अनिच्छा से बात मान लेता है और गलती से खिड़की को जरूरत से थोड़ा ज्यादा जोर से बंद कर देता है। वो घमंडी गार्ड चौंक जाता है और एक ऐसे बेवकूफ की तरह जिसे थोड़ी ताकत मिल गई हो उस आदमी से कहता है कि वो लाइन के सबसे पीछे चला जाए और पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करे। माफ करना मतलब नहीं था। अपना सामान वापस लो और लाइन के अंत में अपनी जगह लो। तलाशी के बाद उसे एक पोशाक दी गई और उसके सेल ब्लॉक में भेज दिया गया। वहां ब्रैडली की मुलाकात उस कैदी से होती है जो उसे जेल के माहौल में ढालने के लिए जिम्मेदार है। वो उसे बुनियादी नियम बताता है। जब उसे उसके सेल तक ले जा रहा होता है तो एक गार्ड उसे अपने बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन ब्रैडली मना कर देता है। यहाँ एक बॉक्सिंग प्रोग्राम है, काफी अच्छा है। मैं कोचों में से एक हूं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बातचीत के दौरान गार्ड को पता चलता है कि ब्रैडली पहले बॉक्सिंग करता था। बूढ़ा आदमी ब्रैडली को उसके सेल में ले जाता है और उसे बताता है कि रात के खाने का समय क्या है। ब्रैडली का मूड नहीं है और वो कहता है कि वो खाना नहीं खाएगा। आदमी उसे खाने की पट्टी देता है और कहता है, जब बहुत से लोग पहली बार यहाँ आते हैं तो वे रात का खाना नहीं खाते। सुबह के 2 या 3 बजे तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अपने सेल में अकेला होने पर ब्रैडली अपने सामान्य तरीके से अपना गुस्सा निकालता है। रात की हाजिरी के दौरान गार्ड ब्रैडली को देर से आने के लिए फिर से परेशान करता है और उसे बॉक्सिंग की याद दिलाता है। जैसे बॉक्सिंग मैच की शुरुआत में घंटी बजती है, डिंग डिंग। ब्रैडली बहुत शांत है और उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसी रात कुछ लोग ब्रैडली के घर में घुस जाते हैं। जागने के बाद लॉरेन बेडरूम के दरवाजे पर उल्टी करती है और बंदूक उठा लेती है। हालांकि गुंडे उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह सुपरवाइजर ब्रैडली को बुलाता है। वो उसे बताती है कि उसकी पत्नी के प्रसूति विशेषज्ञ ने उससे संपर्क किया है और कहा है कि उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हैं और उसे उस आदमी से बात करने की जरूरत है। डॉक्टर पेलमैन आपकी पत्नी के प्रसूति विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं थी और वे व्यक्तिगत रूप से आपके साथ इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे। डॉक्टर से मिलने का इंतजार करते समय ब्रैडली घबरा जाता। गार्ड उस आदमी को मुलाकात कक्ष तक ले जाते हुए एक बार फिर ब्रैडली से बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने का आग्रह करता है। कोठरी में प्रवेश करते ही ब्रैडली को एक अजनबी दिखता है। तुम कौन हो? डॉक्टर पेलमैन कहाँ है? मैजा। वो ब्रैडली को बताया कि उसके विश्वासघात के कारण एलिजार को $30 लाख का नुकसान हुआ है और वे चाहते हैं कि वो कर चुका है। वो ब्रैडली को लॉरेन के बंधे होने की एक फोटो दिखाता है। अजनबी कहता है कि वे कोरिया से एक डॉक्टर लाए हैं जो जरूरत पड़ने पर भयानक काम कर सकता है। कोरिया का एक गर्भपात करने वाला डॉक्टर है। वो मेरे मालिक के लिए काम करता है। उसका दावा है कि वो भ्रूण के अंगों को काट सकता है, फिर भी बच्चे को ऐसी स्थिति में छोड़ सकता है कि वो जन्म लेने तक जीवित रहे। वो ब्रैडली को रैडक्लिफ मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल के कैदी क्रिस्टोफर ब्रिज को मारने के लिए कहता है, जिसे सेल ब्लॉक 99 में रखा गया है। ब्रैडली जवाब देता है कि वो अवैध ड्रग्स पहुंचाने के आरोप में अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में नहीं जा सकता। हालांकि सफेद बालों वाला आदमी ब्रैडली को कुछ रचनात्मक करने का सुझाव देता है, वरना उसके बच्चे के अंग उसे भेज दिए जाएंगे। अपनी कोठरी के रास्ते में आदमी को एहसास होता है कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो उस गार्ड पे हमला करता है जो ब्रैडली को बॉक्सिंग करने का सुझाव दे रहा था। देखो, पहले तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैं बस तुम्हें जेल की बॉक्सिंग में शामिल करने की उम्मीद कर रहा था। काफी प्रभावशाली बॉक्सिंग लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह है कि गार्ड इससे बहुत खुश नहीं है। ब्रैडली अधिक अनुभवी है और आसानी से बॉक्सिंग कोच को हरा देता है और अंत में उसका हाथ तोड़ देता है। बैकअप आता है और ब्रैडली खुशी खुशी आत्मसमर्पण कर देता है। उनकी बातचीत सुनकर उसे पता चलता है कि इस लड़ाई के लिए उसे केवल निचले स्तर पर स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए वो काफिले के साथ लड़ाई करके अपनी स्थिति को और खराब करता रहता है। लड़ाई के दौरान एक गार्ड किसी कारण से अपने सहयोगी के सिर के पीछे वार करके उसे बेहोश कर देता है। स्टन गन डिस्चार्ज के बाद ब्रैडली को आखिरकार रेडलीफ मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल ले जाया जाता है
पहुंचने पर वार्डन के नेतृत्व में सशस्त्र गार्ड उसका स्वागत करते हैं। वो ब्रैडली को जेल के सभी सख्त नियमों के बारे में बताता है और ब्रैडली के सामान को उसकी शादी की अंगूठी के साथ जमीन पर फेंकने का आदेश देता है। वो शेखी बघाड़ता है कि उसके आदमी फ्रिज के उन डरपोक लोगों की तुलना में बहुत सख्त है यहाँ के आदमी फ्रिज के उन बेवकूफों की तरह नहीं है। और ब्रैडली को उनकी परीक्षा लेने का प्रस्ताव देता है। कैदी महंगे होते हैं और हम कुछ सस्ती गोलियों का इस्तेमाल करके राज्य के बजट को संतुलित करने में मदद करके बहुत खुश होते हैं। बाहर ही उसकी गहन तलाशी ली जाती है। फिर गार्ड उसे सबसे गंदी कोठरी में डालने के लिए कहता है। अपनी कोठरी में बंद शौचालय की गंद के कारण ब्रैडली को लगभग उल्टी हो जाती है। वार्डन उसे बताते हैं कि अगर वो अच्छा व्यवहार करता है तो उसे 2 सप्ताह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। टी शर्ट से अपना चेहरा ढककर ब्रैडली सो जाता है, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसे टहलने के लिए जगा दिया जाता। आंगन में वो एक अन्य कैदी से मिलता है जो उसे बताता है कि ब्लॉक 99 में जेल के बाकी हिस्सों से अलग एक जगह है जहां सबसे भयानक बदमाश और मनोरोगी रहते हैं। ब्रैडली तुरंत कार्रवाई करने का फैसला करता है। ब्रैड तुम्हें क्या हो गया है? ये ब्रैडली है। मैं पागल हूँ? वो मैक्सिकन लोगों के पास जाता है और उन्हें लड़ाई के लिए उकसाता है। मैं उसका इस्तेमाल करने वाला। हम अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं करेंगे। मुझे विदेशी मत कहो। पिछली बार जब मैंने देखा था झंडे के रंग लाल सफेद बरीटो नहीं थे। क्या तुम कुछ शुरू करना चाहते हो? वो बड़ा आदमी आसानी से मैक्सिकन लोगों को पीट देता है, यहां तक कि उनकी लाठियां भी उनके किसी काम नहीं आती। और देखो, एक और कैदी ने अपने ही दोस्त के सिर के पीछे वार करके उसे बेहोश कर दिया। वॉच टावर से राइफल की गोलियों की आवाज से लड़ाई रुक जाती है। गार्ड जेल के हाथे में दाखिल होते हैं और ब्रैडली उन्हें बुरी तरह पीटता है। उनमें से एक का हाथ तोड़ देता है। सिर्फ रिवॉल्वर का ठंडा लोहा ही उसके गुस्से को शांत करता है। आखिरकार ब्रैडली को सिर पर थैला डालकर सेल ब्लॉक 99 में ले जाया जाता है। उसे धीरे से सीढ़ियों से नीचे ले जाया जाता है और वो खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाता है। ब्रैडली को एक पावर लिफ्ट और बेल्ट पहनाई जाती है जिसमें एक स्टन गन लगी होती है। वार्डन दिखाता है कि ये कैसे काम करता है और ब्रैडली घुटनों के बल गिर जाता है। वो कहता है कि हर अपराध के लिए अंक दिए जाते हैं। हाल ही में हुई लड़ाई के लिए उसे 25 अंक दिए गए थे। हर अंक का मतलब एक बिजली का झटका है। वे जब चाहे उसे बिजली के झटके दे सकते हैं। जब तुम खा रहे होगे, जब तुम सो रहे होगे, जब तुम पेशाब कर रहे होगे और जब तुम शौच कर रहे होगे। ब्रैडली को एक नई कोठरी में लाया जाता है जहां टूटे हुए कांच बिखरे हुए हैं जिस पर वो बिजली के एक और झटके से तुरंत गिर जाता है। वो दरवाजे की छोटी खिड़की से क्रिस्टोफर ब्रिज को पुकारता है। क्रिस्टोफर ब्रिज? क्रिस्टोफर ब्रिज? लेकिन पड़ोसी जवाब देता है कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बातचीत बिजली के एक और झटके से बीच में ही रुक जाती है। गार्ड उसे गलियारे में बाहर ले जाते हैं और उसी स्टन गन से उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। बल्कि मैं झपका रहा जब तक मैं तुम्हें पलक झपकाने की इजाजत ना दे दूं। वे कहते हैं कि उसके दोस्त उससे मिलना चाहते हैं और फिर उसे गलियारे के अंत तक ले जाते हैं जहां वो एक विशाल और आरामदायक कोठरी में एलिजार और उसके साथियों से मिलता है। पता चलता है कि फेड्स ने उसे ढूंढ लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। वो अपनी सभी परेशानियों, अपने पैसों के नुकसान और अपनी बहन के पति पेड्रो की मौत के लिए ब्रैडली को दोषी ठहराता है। मेरी बहन अब विधवा है। गार्ड एलिजार को टेजर का रिमोट देते हैं और उससे कहते हैं कि वो आज ब्रैडली को ना मारे। गुंडे ब्रैडली को पीटकर और टेजर से झटके देकर परेशान करते हैं। एलिजार लॉरेन की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि अगर उसने उनमें से किसी को भी छुआ तो सर्जन अपना गंदा काम करेगा। उसके बाद वे ब्रैडली को बेहोश कर देते हैं। ये एक लंबा और धीमा बदला है ब्लैंको। बेहोशी की हालत में वे उसे कोठरी तक घसीटते हैं। होश आने पे वो अपने जूते का तलवा फाड़ देता है और उसे टेजर और अपने शरीर के बीच रख देता है। जैसा कि वे कहते हैं, एक कार मैकेनिक को बिजली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गार्ड एक बार फिर उसे गलियारे में बाहर ले जाते हैं जहां ब्रैडली टेजर से होने वाले दर्द का नाटक करने लगता है। जब वे अपनी सावधानी कम करते हैं तो ब्रैडली हमला कर देता है और उनके हथियार छीन लेता है। फिर वो धीरे धीरे उन्हें पीटना शुरू करता है और बेड़ियों की चाबियां मांगता है। इस प्रक्रिया में वो गलती से उनमें से एक को मार देता है। तुम बेवकूफ महामूर्ख इंसान, तुम लोग से मार डाला। मुझे पता है मैंने क्या किया। और दूसरे को कोठरी में बंद कर देता है। इसी बीच एलिजार की कोठरी में एक लड़ाका सचमुच एक काम चलाऊ पंचिंग बैग के चारों ओर नाच रहा है। ब्रैडली अंदर आता है और वो घमंडी लड़ाका इस भारी भरकम आदमी के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए बाहर जाता है। निश्चित रूप से ब्रैडली बिना किसी खास परेशानी के उसे चित कर देता है। फिर वो सचमुच उसका चेहरा फर्श पर ऐसे रगड़ देता है जैसे डामर पे टायर रगड़ते हैं। लानत है, बिल्कुल किसी ऑटो मैकेनिक की तरह। दो अन्य गुर्गियों से रोकने की कोशिश करते हैं और जब ब्रैडली उनसे निपट रहा होता है तो एलिजार अपने सहायक को फोन करता है और उसे बताता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस फोन नहीं करता है तो सर्जरी शुरू कर दे। अपने विरोधियों को चित करने के बाद ब्रैडली उनके सिरों को उसी तरह कुचलने लगता है जैसे हम बचपन में पिछवाड़े में बियर के डिब्बों को कुचलते थे। एलिजार ब्रैडली को ब्लैकमेल करने की असफल कोशिश करता है। उसे रोको। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और उसके पैर तोड़ देता है जिससे उसे सर्जन को रुकने का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एलिजार हार नहीं मारता। फिर वो आदमी उसे हफ्सियों की कोठरी की ओर घसीटता है। अभी मैं उसे उन लोगों के पास ले जा रहा हूं जो उसका बुरा हाल कर देंगे। आखिरकार वो मैक्सिकन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और सहायक से उस महिला को जाने देने और उसे गिल के पास ले जाने के लिए कहता है। ब्रैडली एलिजार को उस कोठरी में घसीटता है जहां गार्ड बंद है। वहीं रहो। और उसी समय जेलर और उसके आदमी दौड़ते हुए सेल ब्लॉक में आते। ब्रैडली कहता है कि अगर उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो वो दोनों बंधकों को खत्म कर देगा। वो आगे कहता है कि उसे बस एक फोन आने का इंतजार है और फिर वो तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। फोन रखने के 1 मिनट बाद मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं ईसा मसीह की कसम खाता हूँ। एलिजार का सहायक और सर्जन लॉरेन को गिल के घर लाते हैं। गाड़ी के पास मत आना। जब वे गाड़ी पीछे ले रहे होते हैं गिल एक छिपी हुई राइफल निकालता है और सहायक को मार डालता है। लॉरेन उससे हथियार छीन लेती है और भागने की कोशिश कर रहे सर्जन को मार डालती है। मैंने हमेशा कहा था कि ब्रैडली ने एक विजेता को चुना है। गिल ब्रैडली को फोन करता है और उसे बताता है कि सब खत्म हो गया है, उसका परिवार सुरक्षित।
वो लॉरेन को फोन देता है और वो सुझाव देती है कि वो अपनी बेटी से कुछ शब्द कहे। वो आदमी चाहता है कि वो समझदार और स्वस्थ होकर बड़ी हो। लॉरेन कहती है कि उसकी बातों के जवाब में उसने हलचल ही। ब्रैडली अपने आंसू नहीं रोक पाता। हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। हम आपसे मिलने कब आ सकते हैं? मुझे नहीं पता कि तुम तब यहाँ मिलने आ पाओगी, लेकिन मैं इन सब चीजों का हल निकालने की कोशिश करूंगा। वो अपनी पत्नी को अलविदा कहता है और फोन तोड़ देता है। फिर वो जीलर को उससे वादा किए गए उस एक अतिरिक्त मिनट की याद दिलाता है। क्या आप तैयार है मिस्टर कॉमर्स? मेरे पास अभी भी वो 1 मिनट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उस समय में वो कोठरी में जाता है, एलिजार का सिर शौचालय में डाल देता है और उसे गिलेटिन की तरह लात मारता है। 1 मिनट बाद गार्ड कोठरी में घुस आते हैं। मालबोरो मैन उसे अपने सिर के पीछे हाथ रखकर मोड़ने का आदेश देता है, जिसके बाद वो ब्रैडली को गोली मार देता है।